कल हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए होता है। इसका फार्मूला कल बताया गया था, F = 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/R²। अर्थात दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। शार्ट में आप समझ सकते हैं कि आवेशों की मात्राएं अगर ज्यादा होंगी तो बल ज्यादा काम करेगा, लेकिन अगर उन आवेशों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो उसी बल का मान कम हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज बताई गई थी आपको कि 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वह 9 × 10⁹ होती है। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये बार बार इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये पूछा जाता है कि इसका मान कितना होता है और इसका मात्रक क्या होता है। तीसरी चीज ये कि जो एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हैं, एप्सिलॉन 0 भी आप कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तीसरी चीज में आपको दिख रही होगी के लिखा हुआ है। आपसे कहा गया था कि के जो है वह माध्यम का परावैद्युतांक है, अर्थात दोनों आवेशों के बीच अगर निर्वात या वायु है तो उन दोनों आवेशों के बीच बल ज्यादा काम करेगा, लेकिन अगर उन दोनों आवेशों के बीच कोई अन्य माध्यम है वायु या निर्वात के अलावा है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो घट जाता है, क्योंकि किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक 1 से ज्यादा ही होता है। वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, जबकि सुचालकों के लिए, धातुओं के लिए इसका मान तो इनफाइनाइट होता है। तो अगर के का मान 1 से ज्यादा होगा तो लगने वाला बल अपने आप 1/k गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल तौर पे अगर दोनों आवेश Q1 और Q2 हैं और उन आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम F से डिनोट करते हैं और दूसरी पोजीशन में उन्हीं दोनों आवेशों के बीच कोई दूसरा माध्यम, पैराफिन है, मोम है, मिट्टी का तेल है, कुछ भी रख दें जिसका परावैद्युतांक जो है वह K है, तो K वैद्युतांक का माध्यम रखने से यदि उसके बीच लगने वाला बल F' से हम प्रदर्शित करें तो F' की जो वैल्यू है वह F/K हो जाती है, अर्थात सीधे 1/K गुना उस बल का मान हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, सीधे जो बल आपका है वह 1/K गुना हो जाएगा अगर K परावैद्युतांक का कोई अन्य माध्यम उन दोनों आवेशों के बीच रखा जाएगा। कूलाम के नियम का इंपॉर्टेंस क्या है? कूलाम का जो नियम है वह दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के मान को दिखाता है। यह बल छोटी परमाणुवीय दूरियों के लिए भी सत्य है और बड़ी दूरियों के लिए भी सत्य है। यही बल हमारा जो है वह अणुओं, परमाणुओं जैसे परमाणुवीय दूरियों के लिए और नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है। आप जानते हैं कि जो परमाणुवीय दूरियां होती हैं वो 10⁻⁻11 मीटर की कोट की होती हैं, जबकि नाभिकीय दूरियां 10⁻⁻15 मीटर के कोट की होती हैं। ऐसी छोटी दूरियों में भी ये हमारा आकर्षण प्रतिकर्षण बल जो विद्युत बल है वो कार्य करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन ही केवल रहते हैं और प्रोटॉन के बीच लगता है प्रतिकर्षण बल, तो इन सब के बावजूद कैसे नाभिक बना हुआ है, प्रतिकर्षण के नाते वो अलग क्यों नहीं हो गया? तो नाभिक को बांधने के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस लगे होते हैं, नाभिकीय बल लगे होते हैं। उन प्रतिकर्षण बलों के विरोध में वह नाभिकीय बल उसको इकट्ठा करके, सभी प्रोटॉनों को एकत्र करके नाभिक का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। नाभिकीय बलों की प्रकृति के बारे में आप पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है, लेकिन नाभिक के अंदर भी ये कूलाम का नियम कार्य करता है। तो अणु परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वहां भी ये कार्य करता है।
इसी के नाते अणु का निर्माण संभव हो पाता है, और इसी के नाते ठोस पदार्थ जो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है, उस ठोस का निर्माण, द्रव का निर्माण, ये सब इसी से संभव हो पाते हैं। तो ये कूलाम के नियम का इंपॉर्टेंस है। कूलाम के नियम में अभी एक कमी रह गई है, और वो कमी ये है कि कूलाम का जो नियम है वह केवल इस बल के परिमाण को बताता है, दिशा के बारे में यह कोई जानकारी नहीं देता है। और बल एक सदिश राशि है, जब तक हम दिशा नहीं बताएंगे तब तक हमारा मान अधूरा रह जाएगा। तो अब हम कूलाम के नियम का सदिश विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कूलाम के नियम में लगने वाले बल की दिशा कौन सी होती है। और यहाँ से आप एक और बहुत अच्छा फैक्ट प्राप्त करेंगे कि कूलाम का नियम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो तृतीय नियम है, जिसको आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं, उसको भी प्रूफ करता है। तो ये मैंने छोटा सा बनाया हुआ है पहले से ही, क्योंकि जिसे समय कम लगे आप इसको देख लें। मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप समझेंगे, सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा वेक्टर है, समझने में प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको फिर से हम बाद में रिपीट करेंगे। यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिल करके एक्स वाई समतल बनता है। इस समतल में दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए हमारा है, दूसरा बिंदु बी है। ए बिंदु पर एक आवेश रखा गया है Q1, बी बिंदु पर दूसरा आवेश रखा गया है Q2। ए और बी के जो बीच की डिस्टेंस है उसको ए बी आप रखिए। अभी ए बी को या बी ए का जो सदिश है वो हम आपको बताते हैं कितना होगा। ए और बी दो बिंदु जहां पर Q1 Q2 आवेश रखे गए हैं, उनकी दूरियां इस मूल बिंदु से क्रमशः R1 और R2 हैं। अर्थात Q1 आवेश की दूरी O बिंदु से R1 है और Q2 आवेश की दूरी O बिंदु से R2 है। इसको वेक्टर R1 वेक्टर R2 क्यों लिखा गया है? वेक्टर R1 और वेक्टर R2 ये क्रमशः बिंदु A और B के पोजीशन वेक्टर हैं, सदिश स्थित सदिश हैं। पोजीशन वेक्टर वह वेक्टर होता है जो किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को निरूपित करता है। अर्थात हमने बता दिया कि ए बिंदु ओ बिंदु से R1 दूरी पर है। अब ये तो नहीं बताया कि R1 दूरी पर कहाँ है, यहाँ पर R1 दूरी पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, कहाँ पर R1 दूरी पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक इस बिंदु की सही स्थिति का अंदाजा नहीं लग पाएगा। ऐसे सदिश को ही हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर या स्थित सदिश। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये 60 अंश कोण पर हो सकता है आपका बिंदु ए हो, या 30 अंश कोण पर बिंदु बी हो। तो पोजीशन वेक्टर जो है किसी बिंदु की वास्तविक स्थिति को निरूपित करता है। तो R1 वेक्टर हमारा हो गया OA और OB हो गया R2 वेक्टर। दो वेक्टर हो गए, क्लियर हो गया। AB वेक्टर कैसे निकालेंगे हम? देखिए वेक्टर AB और वेक्टर BA, वेक्टर AB और वेक्टर BA दोनों के परिमाण तो सेम है, लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी। अगर हम AB कह रहे हैं मतलब A से B की डायरेक्शन, BA कह रहे हैं तो B से A की डायरेक्शन। इसलिए दोनों वेक्टर जो होंगे AB और BA वो परिमाण में भले ही सेम होंगे लेकिन दोनों दिशा में विपरीत होंगे। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि वेक्टर AB इज इक्वल टू माइनस वेक्टर BA, दोनों डायरेक्शन में विपरीत होंगे और परिमाण में इक्वल होंगे। AB की वैल्यू कैसे निकलेगी? त्रिभुज का जो नियम है, सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम, ये आप 11th में पढ़े होंगे, वेक्टर का एक चैप्टर है। सदिशों के योग के त्रिभुज के नियम के अनुसार OA प्लस AB इज इक्वल टू OB होता है। क्रमागत भुजाएं अगर हम लेते हैं तो क्रमागत भुजाओं में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। अर्थात OA में अगर AB को हम प्लस करेंगे तो हमको OB मिल जाएगा। तो अगर OA प्लस AB इज इक्वल टू OB है तो AB की वैल्यू क्या हो गई? OB माइनस OA। यहां पर ध्यान दीजिए, वेक्टर AB इज इक्वल टू हो जाएगा OB माइनस OA। तो वेक्टर AB को हम लिख रहे हैं R12, क्योंकि यहाँ Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है।
तो वेक्टर R12 जो है, R12 आप देख रहे हैं ये वाला है R12 का सदिश जो है वो AB दिखाया गया है। तो AB की जगह हम लिखेंगे वेक्टर R12। तो वेक्टर R12 की वैल्यू हो जाएगी OB माइनस OA। OB की वैल्यू जो है वो आपकी R2 है और OA की वैल्यू आपकी R1 है, तो हो जाएगा R2 माइनस R1। ये चीज क्लियर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो आपको नहीं है। R12 वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब अगर R12 की वैल्यू आप जान गए तो R21 की वैल्यू बहुत आराम से जान जाएंगे। R21 इज इक्वल टू हो जाएगा इसका उल्टा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो बहुत सिंपल है वो। अच्छा, अभी उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। R12 आप जो देख रहे हैं R12, इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजों का समावेश होता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप आप समझ लीजिए ध्यान से। किसी भी सदिश राशि में दो चीजों का समावेश होता है, एक तो उसके परिमाण का, दूसरा उसकी दिशा का। वेक्टर में सदिश भी होती है, मतलब दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। जैसे वेक्टर R12 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वेक्टर R12 का एक परिमाण होगा और उसकी एक दिशा होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। अगर वेक्टर ए लिखा जाए, वेक्टर ए, तो इस वेक्टर ए में परिमाण भी है और इसकी दिशा भी है। तो परिमाण को हम क्या दिखाएंगे? ए केवल दिखाएंगे। अगर हमने केवल ए लिख दिया तो यह वेक्टर ए के परिमाण को दिखाएगा। या एक इसका तरीका और है कि इसको वेक्टर ए लिख करके इसको मॉड में कर दीजिए, ये वेक्टर ए के परिमाण को दिखाएगा। चाहे सिंपली वेक्टर ए लिख दीजिए, एरो मत लगाइए ऊपर, और चाहे वेक्टर ए लिखने के बाद उसको मॉड में कर दीजिए, वो दोनों एक ही चीज हो गई। ये परिमाण हो गया। अब दिशा क्या दिखाएंगे? दिशा के लिए यही ए वेक्टर लिख करके ऊपर कैप लगा देंगे, इसे ए कैप कहते हैं। तो यह ए की दिशा को दिखाता है। इस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। पढ़ा होगा आपने, एकांक सदिश। एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है। एकांक सदिश का परिमाण एक होता है और उसकी जो दिशा होती है वह दिए गए सदिश की दिशा होती है। अर्थात ये हमारा ए कैप एक ऐसा एकांक सदिश है जिसका परिमाण तो एक है और उसकी दिशा दिए गए सदिश की दिशा है। उसी प्रकार से हम यहां आते हैं। वेक्टर R12 हमारा है, तो वेक्टर R12 में परिमाण है। क्या परिमाण है? लिखा गया ना R12। तो वेक्टर R12 इज इक्वल टू R12, ऐसे इसको आप समझ लीजिए पहले। वेक्टर R12 इज इक्वल टू R12, अर्थात इसका परिमाण हो गया और इसकी दिशा के लिए R12 लिखकर कैप लगा दीजिए। तो इस सदिश राशि में इसका परिमाण और इसकी दिशा हो गई। अब यह जो दिशा है अगर हमको निकालना है, अर्थात एकांक सदिश निकालना है, ये दिशा ही केवल है, परिमाण तो एक हो गया, तो ये दिशा को ही दिखाएगा। यहां आप डिवाइड कर दीजिए, तो वेक्टर R12 कैप अर्थात R12 की जो दिशा दिखा रहा है उसकी वैल्यू वेक्टर R12 एरो लगा देंगे ऊपर अपान R12 हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे यहां वेक्टर लगा करके यहां मॉड कर सकते हैं, वो दोनों एक ही चीज है। अब यहां पे आप बल पे आइए। आप बल, आप जानते हैं कि दोनों आवेश, यहां हमने दोनों आवेश समान लिया है, धन आवेश। Q1 आवेश Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, Q2 आवेश Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। तो Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला जो बल है वह वेक्टर F21 से शो किया गया है। वेक्टर F21 इज इक्वल टू Q2 आवेश पर Q1 आवेश के नाते लगने वाला प्रतिकर्षण बल। और F12 क्या है? ये Q1 आवेश पर Q2 आवेश के नाते लगने वाला प्रतिकर्षण बल। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए F12 को इधर दिखाया गया है, F21 को नीचे दिखाया गया है। अब अगर हम वेक्टर F12 की बात करें, अब यहां हम ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं वेक्टर F12। वेक्टर F12 लिखे जाने का अर्थ हुआ कि पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल। कूलाम का नियम आप लगाएंगे, तो कूलाम का नियम पहले आप जान रहे हैं, ऑलरेडी आप इसको यूज कर चुके हैं। 1/4πε0 के, यहां पर के की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर निर्वात या वायु रहेगा, पहले से बताया गया आपको, इनटू
Q1 Q2 डिवाइड बाई दूरी R। अब यहां पे R क्या होगा, R यहां पे होगा, R यहां पे होगा आपका BA। R आप देख रहे हैं, आप बल निकाल रहे हैं F12, बल आप निकाल रहे हैं F12, तो हो जाएगा ये BA। यहां पर ये बल आपका हो जाएगा, सॉरी, बल आपका हो जाएगा AB, बल आपका हो जाएगा AB। Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, F12 के F12 आप निकाल रहे हैं 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान वेक्टर AB, इसका मॉड। वेक्टर AB तो सदिश राशि है, सदिश राशि का मॉड निकालें, क्योंकि यहां दूरी है, ये दूरी अदिश राशि है, तो वेक्टर AB का मॉड इस मॉड का स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई। F12 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान वेक्टर AB का होल स्क्वायर। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी दिशा नहीं बताई हमने। अच्छा, अब दिशा इसी रख लीजिए। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी R12 आप देख रहे हैं, R12 A से B का जो सदिश हमारा है वो R12 है, तो R12 की दिशा यानी R12 कैप। ये R12 कैप जो है यहां दिशा में हो गया। ध्यान दीजिएगा, A से B ये डिस्टेंस हो गई, A से B डिस्टेंस का ये परिमाण हो गया, इसका स्क्वायर लग गया इस सूत्र के हिसाब से। दिशा के लिए इस सदिश राशि का एकांक सदिश, यह AB सदिश राशि हमारी, ठीक है, R12 शो की गई है, तो R12 का कैप लग गया। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू, आप एक एक चीज ध्यान समझेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे। Q1 Q2 अपान वेक्टर AB लिखा हुआ है, वेक्टर AB को आप ऑलरेडी जान चुके हैं। वेक्टर AB की वैल्यू R12 है, R12 की वैल्यू यहां पे R2 माइनस R1 है, तो यहां हम मॉड में लिखेंगे वेक्टर AB की वैल्यू, अर्थात R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे हम, ठीक है, इनटू। अब R12 का कैप है, R12 का जो कैप है, R12 की वैल्यू आप ये देख रहे हैं, R12 की ये वैल्यू है, तो R12 में सदिश भी है अदिश भी है, तो R12 की ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए। पहले आप R12 की वैल्यू यहां से रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका R12, यहां वेक्टर लगा दिया हमने, डिवाइड बाई, यहां पर हो गया, यहां पर आप मॉड में वेक्टर लगाए हैं, चाहे तो आप मॉड हटा दिए, वेक्टर हटा दीजिए, एक ही बात हो जाएगी। ये हो जाएगा R12, ऐसे आप कर दीजिए, चाहे आप ऐसे करके ऐसे यहां पर मॉड लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, अब इसके आगे हम चलते हैं। ये हो जाएगा आपका F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई, यहां पर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल स्क्वायर है, इंटू यहां पर मॉड ऑफ R12 है, मॉड ऑफ R12 की वैल्यू आप इसको मॉड में कर सकते हैं, इस मॉड, इस ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसकी जगह पे आप इसको रखेंगे, तो यहां पर 2 घात है और इसकी वैल्यू में 1 घात। एक बार इसको और कर दे रहे हैं हम, आपको समझ में आसानी हो जाएगी। हो जाएगा वेक्टर R12 डिवाइड बाई, यहां पर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इस तरह हो जाएगा। या F12 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई, यहां पर 2 घात है और यहां पर 3 घात, यहां माफ कीजिए, यहां 2 घात है, यहां 1 घात है, मिला देंगे 3 घात हो जाएगी, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1
का होल क्यूब हो गया। अब बचा क्या, बचा वेक्टर r12। अब वेक्टर r12 की वैल्यू हम r2 माइनस r1 रखेंगे, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ये वैल्यू आप यहां पर रख देंगे। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब ठीक इसी प्रकार से यह F12 की वैल्यू है, इतना आ गया। अब आपको दूसरी चीज नहीं करनी है, अब ऐसे ही आप F21 इज इक्वल टू F21 आप देख रहे हैं, F21 ये है दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश के कारण लगने वाला बल। ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये चीज कांस्टेंट वही रहेगी, दोनों आवेशों की वैल्यू भी वही रहेगी, Q1/Q2 बटे यहां पर जो R2 माइनस R1 है वो R1 माइनस R2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और यहां पर हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, समीकरण नंबर 2। अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज है, यह दोनों समीकरण, दोनों में क्या अंतर है, ये चीज दोनों में सेम है, Q1 Q2 यहां है, Q1 Q2 वहां है, ये भी सेम है। यह R2 माइनस R1 का क्यूब है, यह R2 माइनस R1 का क्यूब है, और ये R1 माइनस R2 क्यूब है, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि मॉड लगा हुआ है। मॉड में परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, जैसे 5 माइनस 2 3 आएगा, और 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा, लेकिन अगर मॉड में कर दिया जाए तो -3 वाला भी +3 होगा, अर्थात ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। लेकिन यहां पर ये R2 माइनस R1 है और ये R1 माइनस R2 है, अगर यहां से माइनस को हम बाहर ले लें तो यह भी R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो इसका मतलब F12 और F21 में अंतर क्या है, केवल यही एक माइनस का, अर्थात F12 इज इक्वल टू F21 तो है परिमाण में, लेकिन दिशा में विपरीत है, माइनस, अर्थात पहले वाले आवेश द्वारा दूसरे वाले आवेश पर लगने वाला बल और दूसरे वाले आवेश द्वारा पहले वाले आवेश पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है, अर्थात यह दोनों आवेश एक दूसरे को समान बल से विपरीत दिशाओं में प्रतिकर्षित करते हैं। जितना बल पहला वाला आवेश दूसरे पर लगाता है उतना ही दूसरा वाला पहले पर भी लगाता है। तो इस प्रकार से, और यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, एक्शन एंड रिएक्शन का यही नियम है कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर बराबर बल किंतु विपरीत दिशा में लगाती है। तो यहां से कूलाम का जो नियम है उसके सदिश रूप को पढ़ करके आप ये जान सकते हैं कि यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की भी पुष्टि करता है। तो आज कूलाम के नियम का सदिश रूप हमने पढ़ा है और कूलाम के नियम का क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने जाना है। अब कूलाम के नियम से संबंधित कुछ अन्य जो तथ्य होंगे उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।